लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में पिछले सेगमेंट में मैं आपको माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच लखनऊ के जजमेंट के संबंध में आपको हम जानकारी दे चुके हैं और उसके साइटेशन के संबंध में उसी क्रम में आज मित्रों हम दे रहे हैं। पिछले सेगमेंट में 2010 के जजमेंटों का वर्णन किया गया था साइटेशन बताते हुए। आज मित्रों हम आपको बता रहे हैं माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट लेटेस्ट जजमेंट 2011 के संबंध में दांडिक निर्णय रिपोर्टर, ये इसके संबंध में हम आपको बताएंगे जो लेटेस्ट जजमेंट का निर्णय आया है कुछ केसों के उपबंध के विषय में। ये प्रत्येक विधिक व्यवसायी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे विधिक सेगमेंट अनवरत जारी रहते हैं। इसमें आप कोई भी विधिक व्यवसायी प्राइवेट व्यक्ति अपना लाभ उठा करके और उपयोग प्राप्त कर सकता है किसी भी समय ऑनलाइन, ईमेल के माध्यम से एंड मोबाइल के माध्यम से सीधे संपर्क करके जानकारी किसी भी प्रकार से विधिक जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकता है। ये जानकारी आपको मित्रों निःशुल्क हमारे चैनल के माध्यम से, फ्री लीगल एडवाइस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको प्राप्त होती रहेगी। आज इसी क्रम में मित्रों हम बता रहे हैं DNR के संबंध में। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 345, 346, ये भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 और न्यायालय की दृष्टि गोचरता की उपस्थिति के अपराध के संबंध में है। धारा 346 अंतर्गत मामलों में संदर्भित करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय का समझता है कि व्यक्ति और जुर्माने देने की व्यतिक्रम करने के अन्यथा कारावास दिया जाना चाहिए, उस पर 200 रुपये से अधिक जुर्माने का आरोपित किया जाना चाहिए। मामला धारा 345 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए। धारित किया गया कि संहिता की धारा 345 के अंतर्गत संज्ञान लेने वाला न्यायालय मामले के परीक्षण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 346 और अंतर्गत मामले को संदर्भित करने की शक्ति रखता है। रिट याचिका खारिज कर दिया। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ऐसी रिट याचिकाएँ खारिज कर दिया गया है। ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी न्यायमूर्ति, शंकर स्वरूप, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स ये है। ये निर्णय 20 सितंबर 2010 के संबंध में निर्णय दिया गया है। इसी क्रम में मित्रों अगले माननीय ये भी 2011 का जजमेंट माननीय श्रीकांत न्यायमूर्ति त्रिपाठी का गणेश प्रसाद जायसवाल बनाम स्टेट यूपी एंड अदर के मामले में दिया गया है। इसमें मित्रों आपको हम बताना चाहते हैं 3/5 दंड प्रक्रिया संहिता लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के 3/5 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 161, 204, 482 के समन करने का आदेश की अंतिम रिपोर्ट विरोध याचिका दाखिल। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अंतर्गत समन करने का आदेश पारित करने के प्रक्रम में न्यायालय का कर्तव्य प्रार्थी को आदेश दिनांकित 27 नवंबर 2009 द्वारा समन किया गया। न्यायालय से अपेक्षा नहीं होती है कि उस प्रकरण का समग्र रूप से विचार करे। न्यायालय को यह अपेक्षा नहीं होती है कि वह प्रकरण के गुण और दोष के मूल्यांकन उस तरीके से करे जैसे कि अंतिम निर्णय के प्रक्रम में किया जाता है। न्यायालय से केवल यह अपेक्षा होती है कि वह देखे कि अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री मामलों में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है और अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है या नहीं। मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा दिए गए निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त करने की शक्ति प्राप्त है। यह पाया गया कि समन करने वाले आदेश में कोई अवैधता नहीं है। प्रार्थना पत्र नामंजूर किया गया, प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है 3/5 के संबंध में। एक ये साइटेशन है मित्रों माननीय रवीन्द्र सिंह न्यायमूर्ति, अनिल बर्नवाल, डबल बेंच का है, स्टेट यूपी एंड अदर। ये भी 2009 का जजमेंट है। इसमें मित्रों धारा 173, 8 एवं 482 भारतीय दंड संहिता 1860, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120 खा दांडिक कार्रवाई के अभिखंडन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अग्रेतर अन्वेषण न्यायालय की अनुज्ञा पूर्व शर्त नहीं। अग्रेतर अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और धारित किया गया कि अन्वेषण अधिकारी के अग्रेतर अन्वेषण करने और आरोप पत्र दाखिल करने में से कोई त्रुटि कारित नहीं किया गया है।
मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने में कोई त्रुटि कारित नहीं किया गया है। आरोप पत्र अभिखंडित करने की प्रार्थना पत्र नामंजूर की गई है। इसमें क्वेसी में गए हैं चार्जशीट क्वेसी के संबंध में मित्रों माननीय हाईकोर्ट। तो चार्जशीट मित्रों ये कॉमन चीज़ आप समझ लीजिए कि मित्रों चार्जशीट जो है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश्चन नहीं की जाती है, निरस्त नहीं की जाती है। ज़्यादातर मामलों में, बहुत रेयर केसों में संभव हो है, बाकी ज़्यादातर केसों में चार्जशीट निरस्त माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की जाती है। अगला जजमेंट है मित्रों ये माननीय यतेंद्र सिंह माननीय सुरेंद्र सिंह न्यायमूर्तिगण कन्हैया बनाम स्टेट ऑफ यूटी एंड अदर, ये 1973 CRPC धारा 366 एवं धारा 374 भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302 376 संदेह का लाभ दो सिद्धि के विरुद्ध अपील मित्रों मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए संदर्भ में लड़की का बलात्कार किया गया और उसके बाद उस तरह से मार डाला गया और यह युक्ति संदेह से परे साबित किया गया है। इस निष्कर्ष की अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई कि अपीलकर्ता कथन यह है कि उसने न तो मृतका का बलात्कार किया न ही उसकी हत्या की घटना में किसी ने देखा नहीं है। प्रकरण की प्रतिदंड साक्ष्य एवं न्यायिकेतर संस्वीकृति का आधारित है। बरामदगी संदेहजनक है। न्यायिकेतर संस्वीकृति संदेहजनक है। स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है। बरामदगी के संबंध में कोई समय नहीं दिया गया है। न्यायिकेतर संस्वीकृति करने का कोई कारण नहीं दिया गया है। अपीलकर्ता फरार नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण के युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। धारित किया गया अपीलकर्ता संदेह का लाभ का हकदार है। इस तरीके से अगर मित्रों कमी पाई जाएगी अभियोजन के संबंध में तो इसमें माननीय न्यायालय उसको संदेह का लाभ दिया गया, इसमें जो है मुक्ति उसको दी गई अभियुक्त को। इस संबंध में मित्रों अगले क्रम में है मित्रों ये माननीय विजय कुमार वर्मा न्यायमूर्ति नाहर सिंह का है जजमेंट, स्टेट ऑफ यूपी। ये भी 2011 का जजमेंट है, दांडिक जजमेंट है। इसमें मित्रों ये धारा 439 बेल के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 ये धारा 147 148 129 302 307 452 504 504 34 समानता के अधिकार पर जमानत। प्रश्न यह है कि क्या किसी एक पीठ द्वारा किसी अभियुक्त को जमानत दे दिए जाने के दूसरी पीठ भी गुण व दोष के आधार पर विचार के बिना समन स्थिति वाले अभियुक्त को जमानत देने के लिए बाध्य है। अनेक प्रकरणों पर दी गई विधि व्यवस्था को विचार करने के बाद यह धारित किया गया कि न्यायालय गुण व गुण को विचार किए बिना समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत देने के लिए बाध्य नहीं है। जमानत प्रार्थना पर नामंजूर किया गया। कभी कभी मित्रों ये होता है कि एक जमानत दी गई कि सिमिलर सेम रोल पे जमानत न्यायालय दे देती है, लेकिन न्यायालय जो है इसके लिए बाउंड नहीं है कि सिमिलर रोल में ही उसको जमानत दे दी जाए, ऐसा कुछ न्यायालय इसके प्रति बाउंड नहीं है। ये मित्रों जमानत में निर्णय दिया गया है। ये 2011 का ही मित्रों है। माननीय योगेंद्र कुमार सेंगल और न्यायमूर्ति पीतम्बर और स्टेट ऑफ यूपी ये दांडिक है 2009 का। इसमें मित्रों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 से भी जमानत में निर्णय दिया गया है। ये 147 है, 504 है और 506 364 पे जमानत की प्रार्थना पत्र पर है। यदि एक बार प्रार्थी किसी जघन्य अपराधी प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह अभियोजन साक्षियों के साथ छेड़छाड़ और पीड़ित पारिवारिक सदस्यों को धमकी जैसे विभिन्न गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। वह कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करता है। गंभीर एवं जघन्य अपराध में जमानत के मामले में लोक एवं राज्य को बृहद हित में विचार किया जाना चाहिए। प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए जमानत प्रार्थना पर निरस्त किया जाता है। इसके संबंध में मित्रों न्यायालय ने ये माना कि अगर गंभीर प्रकरण में अगर किसी को जमानत दे दी जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है, साथियों से छेड़छाड़ करता है और गवाही अपने पक्ष में धमका करके मुकदमे को दोषमुक्त करा सकता है। इसलिए गंभीर प्रकरण में माननीय 364 जैसे अपहरण और हत्या के संबंध में न्यायालय का द्वारा दृष्टिकोण होता है कि जमानतें अक्सर खारिज की करती हैं। अगर मान लो जमानतें देंगी तो लंबे अंतराल के संबंध में जमानत देगी, तुरंत त्वरित जमानत न्यायालय द्वारा माननीय हाई कोर्ट के द्वारा नहीं दी जाती है। 2011 का जजमेंट है माननीय SC अग्रवाल न्यायमूर्ति सुधीर कुमार अग्रवाल
माननीय श्री अग्रवाल न्यायमूर्ति सुधीर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है ये धारा 318 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302 के धारा 439 से भी जमानत प्रार्थना पत्र में निर्णय दिया गया है। मित्रों, घटना 16 नवंबर 2000 के लगभग 4:30 बजे सायं घटित हुई। प्राथमिकी 17 नवंबर 2009 को लगभग 2:45 बजे सायं दर्ज कराई गई। प्राथमिकी विलंबित है। दूसरी प्राथमिकी इस बात का उल्लेख किया है कि मृतक को प्रार्थी की दुर्घटनावश गोली लग गई। प्रार्थी मृतक के कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रकरण तथ्यों को परिस्थितियों को विचार करते हुए जमानत प्रार्थना पर अंगीकार किया गया। इसमें जमानत दे दी गई। मित्रों, ये अगला मित्रों है, ये भी 439 जमानत के संबंध में है। ये 302 के संबंध में जमानत के संबंध में है। और इसमें भी ये निर्धारित किया गया है कि उसने सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद मकान मालिक और साक्षी को प्रार्थी को देसी पिस्तौल रखने हुए देखा और अपराध की गंभीरता से विचार करते हुए जमानत प्रार्थना नामंजूर किया। इसमें भी जमानत 302 गंभीर मामले में जमानत प्रार्थना पर नामंजूर कर दिया गया है। और ये माननीय योगेंद्र कुमार सैंगल राम बचन यादव आदर्श बनाम स्टेट ऑफ यूपी है। ये 1860 धारा 384 504 506 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 482 कार्रवाई विखंडन दांडिक सिविल कार्रवाई अलग स्वतंत्र होती है। सिविल कार्रवाई लंबित होने से दांडिक कार्रवाई समाप्त नहीं होती है, भले ही इन्हीं तथ्यों की उद्भूत हुई हो। समन के प्रकरण में अभियुक्त को विवादित बचाव विचार किया जा सकता, प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। सिविल के लंबित होते हुए दांडिक कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती है, ऐसा न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया और उसकी जो भी दायर की अपील खारिज कर दी गई है। ये माननीय यतेंद्र सिंह, माननीय BN शुक्ला न्यायमूर्ति CJM फतेहपुर और DJ फतेहपुर के बनाम करके प्रकाश सिंह एडवोकेट एंड अदर के संबंध में निर्णय दिया गया है। न्यायालय के अवमानना के संबंध में डिसीजन दिया गया है। मित्रों, आपके लिए जानना जरूरी है, ये एक अधिवक्ता का प्रकरण मामला है, इसलिए आपको विशेषकर जानकारी होना जरूरी है। न्यायालय के अवमाननाकर्तागण ने पुस्तक न्यायपालिका में अपराधीकरण लिखा, उसमें ये छपवाया, प्रकाशित करवाया और प्रचारित करवाया कि जनता में उसका विक्रय करवाया। अधीनस्थ न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के विरुद्ध भी आधिकारिक रूप से अनादर सूचक, कलंकात्मक एवं अपमानपूर्वक कथन किए गए हैं। अधिकथन है कि अवमाननाकर्तागण द्वारा एतद् द्वारा न्यायाधीशों एवं न्यायालयों के प्राधिकार को कलंकित किया है, उसे नीचा दिखाया है और इस प्रकरण में दांडिक अवमानना कारित किया है। इस पुस्तक में कतिपय विनिश्चयों के आलोचना एवं न्यायिक प्रणाली को सुधार के कतिपय सुझाव हैं। यह धारित किया गया है कि न्याय कोई संक्षिप्त गुण नहीं है, हमारी न्याय प्रणाली परिपूर्ण नहीं है। अवमानना के भय से प्रतिकूल टिप्पणी को दबाना नहीं है। इस पुस्तक को रचनात्मक रूप से लिया जा सकता है। पुस्तक एक समग्र रूप से विचार करते हुए यह धारित किया गया कि अवमाननाकर्तागण के विरुद्ध आरोप युक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अवमानना के संबंध में इसमें जो डिसीजन दिया गया उसको दोषी माना गया है। तो इसी क्रम में ये आपके लिए जरूरी था। मित्रों, अब मित्रों एक निर्णय के संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं। DNR के अंदर किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण के संबंध में है। ये अधिनियम 2000 धारा 12 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 363, 366, 376 किशोर की जमानत कब मंजूर की जा सकती है। किशोर की जमानत अपराध की गंभीरता के आधार मात्र पर नामंजूर नहीं की जा सकती है। किशोर की जमानत तभी मंजूर की जा सकती है जब दर्शित किया गया हो कि वह विश्वास करने के लिए युक्त आधार उपलब्ध है और उसे जमानत पर रिहा किए जाने और उसे किसी ज्ञात अपराधी की संगत को आना चाहिए और उसे नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे की संभाव्य है अथवा उसे रिहा किए जाने के न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएगा। निगरानीकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन नहीं है, उसे जमानत पर रिहा करने की दशा में किसी ज्ञात अपराधी को संगत आ जाएगा अथवा वह नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा। जमानत इस आधार पर नामंजूर कर दी गई कि उसे जमानत पर रिहा करने से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएगा और धारित किया गया है कि निगरानीकर्ता की जमानत का हकदार है। निगरानी अनुज्ञात की गई और निगरानीकर्ता की जमानत पर रिहा करने को निर्देश दिया गया है। इसमें मित्रों किशोर इसमें 363, 366, 376 के संबंध में रिवीजन के संबंध में
माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए और सज़ा के प्रावधान की व्यवस्था को देखते हुए इसमें सुधार गृह के रूप में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो इसके संबंध में उसको जमानत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दे दी गई है। ये इसी क्रम में मित्रों ये अगला जजमेंट है, ये माननीय SC अग्रवाल है। ये फूलचंद दुबे बनाम स्टेट अदर्स है। ये धारा 302, 201 और 147 से 149, 120 के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 दंड प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत धारा 311 साक्षी की प्रतिपरीक्षा। न्यायालय का कर्तव्य बचाव पक्ष को साक्षी की प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। PW1 पहले प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ, अब प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार है। बचाव पक्ष इसका विरोध कर रहा है और धारित किया गया कि जब साक्षी प्रतिपरीक्षा के लिए तैयार तो परीक्षण न्यायालय उसकी प्रतिपरीक्षा के लिए बचाव पक्ष को अवसर देने के लिए बाध्य है। यदि बचाव पक्ष PW1 की प्रतिपरीक्षा करने से इनकार करता है तो वह बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा के लिए अवसर नहीं दिया गया। निगरानी अनुज्ञात की गई और परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि अभियुक्त अभियोक्ता PW1 की प्रतिपरीक्षा को अनुज्ञात किया जाए। मित्रों, ये व्यवस्था दी गई 311 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा समोटो पावर है और अभियोजन की प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है जस्ट के संबंध में कि 311 के संबंध में अगर कोई प्रार्थना पत्र दिए जाता है, प्रतिपरीक्षा अगर उसकी स्थगित कर दी जाती है और उसको मौका नहीं दिया जाता है, इसी क्रम में अगर ऐसा माना जाएगा कि नहीं उसको मौका नहीं दिया गया और अपराध की मंशा विफल हो गई है और उसको एक पक्षी मानते हुए सजा दोषी करार दिया गया है, तो इसलिए अभियुक्त को विशेषकर मौका देना न्याय हित में आवश्यक है। 311 जो भी साक्षी अभियोजन साक्षी होंगे, अगर साक्ष्य को उसको मौका दिया जाता है उसके बाद अगर दोष सिद्धि होता तो जजमेंट की विधिक मंशा के अनुरूप होगा। तो ये 311 उसके अलाउ की गई है और साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा के लिए उसे मौका दिया गया। तो ये विधिक प्रक्रिया है मित्रों। 311 ये अनिवार्य रूप से न्यायालय आदेशित कर दिया जाता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 319 के संबंध में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय श्रीकांत त्रिपाठी श्यामवीर बनाम स्टेट ऑफ UP का है। 319 के संबंध में निर्णय दिया गया है। ये धारा 302-34 प्रक्रिया संहिता धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति, इसमें भी 319 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति है। समोटो किसी एक्यूज को तलब कर सकता समनिंग करके और साक्ष्य कर पाया जाता है। तो ये न्यायालय का विवेक है मित्रों। सुस्थापित विधि दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग अपवादिक रूप से केवल तभी किया जाना चाहिए जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन के समर्थन को पेश किए गए साक्ष्य अखंडित हों, युक्त ढंग से सम्मानित किए जाने हेतु इसी व्यक्ति को दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय का कर्तव्य को यह देखना है कि अभिलेख और उपलब्ध साक्ष्य यदि अभिखंडित हो और वैध दोष सिद्धि को अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं, किसी निष्कर्ष के अभाव में समन करने वाला आदेश मान्य नहीं किया जा सकता है। अगर न्यायालय को ये महसूस होता है कि मित्रों इसको तलब करने से और ये अभियुक्तों की भागीदारी इसमें पाई जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है, तो न्यायालय की उपधारणा करते हुए साक्षियों की तलब करते हुए और 319 में उस एक्यूज को तलब किया जा सकता है अगर उसका पर्याप्त उचित आधार पाया जाता है और पर्याप्त उसका रोल उस अपराध में संलिप्तता पाई जाती है। ये मित्रों अब माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट है और ये मित्रों इसी क्रम में मित्रों ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है। ये माननीय न्यायमूर्ति श्री SC अग्रवाल और रामू भदौरिया एंड अदर का जजमेंट है। ये धारा 311 के संबंध में इसमें भी निर्णय दिया गया कि साक्षी को पुनः फिर बुलाया जा सकता है और PWD के द्वारा उसको स्थापित किया गया है और किया गया W6 बुलाने की प्रार्थना पर अनुज्ञात किया गया, निगरानी अनुज्ञात की गई। इसमें भी 311 के संबंध में साक्षी को पुनः बुलाने के संबंध में है, साक्षी जो बुलाया गया है। ये माननीय वाराणसी का न्यायमूर्ति कमल प्रकाश नाथ उर्फ सद्दुल बनाम कमिश्नर कानपुर डिवीज़न का निर्णय है, कानपुर डिवीज़न बेंच का है। ये आयुध अधिनियम 1959 धारा 13, 14, 18 आयुध अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण का है। यह आयुध अनुज्ञप्ति मात्र आधार पर निरस्त किया जा सकता है कि यदि याचित दांडिक प्रकरण में शामिल है
और धारित किया गया कि दांडी प्रकरण शामिल होने से मात्र किसी प्रकार से लोक सुरक्षा अथवा लोक हित प्रभावित नहीं होता और इस प्रकार अग्नायुक्त अन्याय ज्ञप्तिमात्र के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। और याचित दांडी प्रकरण में शामिल हेरिटी याचिका अनुज्ञात की गई कि अपेक्षित आदर्श अभिखंडित किया गया प्रत्यक्षी गण को निर्देशित किया गया कि याचिका अग्नायुक्त अनुज्ञात के लिए नवीनीकरण करे। ऐसी स्थिति में किसी अपराध में अगर अग्नायुक्त दस्त अगर पाया जाता है तो उसके संबंध में इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि नहीं इसमें संलिप्त है, ये अपराध करने में कारित किया गया है, इस आस्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है, या उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाए, सब लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए, तो ऐसा इसके लिए न्यायालय बाध्य नहीं कर सकती हैं। नवीनीकरण किया जाएगा। संलिप्त जब दोष सिद्धि पाई जाएगी तो उसके संबंध में उसको सज़ा मिलेगी और तब उसके पश्चात उस अस्त्र को निरस्त किया जा सकता है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा विधिक व्यवस्था है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के खाद्य मिश्रण के संबंध में आया है तो उच्चतम न्यायालय हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। माननीय अमर शरण, माननीय श्याम शंकर तिवारी, सत्येंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302-201 के संबंध में निर्णय दिया गया है कि पहले मृतका की मृत्यु पारित की गई, उसके बाद केवल आत्महत्या के रूप के देने के लिए उसके शरीर पर घाव किया गया, उसका विच्छेदन आख्या PMR पूरी तरह से अभियोजन प्रकरण को समर्थन करती है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को विचार करते हुए जमानत मांग को नामंजूर कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जमानत को नहीं दी गई। गंभीर प्रकरणों में माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी अक्सर रहता है कि अगर गंभीर प्रकरण के मामले हैं तो इसमें माननीय न्यायालय जो है जमानत स्वीकार नहीं करती है। ये जमानत का ये भी है धारा 303, 436 के संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र है। मृतक मिट्टी का तेल डालने के बाद आग लगा दिया गया है और प्रार्थी के विरुद्ध कथन किया गया है कि संबंधित डॉक्टर द्वारा उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जब मृतकालिक घोषणा अभिलिखित की गई है। जमानत प्रकरण में दस्तावेज की वास्तविकता की परख नहीं की जा सकती है। प्रकरण में सक्रिय रोल प्रार्थी संख्या को दिया गया है। तेल उड़ते की भूमिका प्रार्थी संख्या 2 की दी गई है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की विचार करते हुए जमानत प्रार्थना पर निरस्त कर देगा। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी माननीय न्यायालय के द्वारा जमानतें निरस्त कर दी जाती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मित्रों। उसको ये देखा जाता है कि किस प्रकृति का अपराध है और क्या इसकी भागीदारी, क्या इसकी भूमिका, उसी के अनुसार न्यायालय अपना निर्णय सुरक्षित रखती है और न्यायालय अपने विवेक के अनुसार निर्णय देती है किसी भी मामले में। ये भी है माननीय न्यायमूर्ति बीरेन सिंह के इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ये 17 मार्च 2010 का निर्णय है। 397 धारा का है CRPC 1973 के अंतर्गत। धारा 420 छल प्रकरण के आरोप पत्र विरचित किया जाना। अभियुक्त का उन्मोचन विधि सुस्थापित निगरानीकर्ता के विरुद्ध छल के अपराध के लिए अनावश्यक तथ्य विद्यमान है। तथ्यों को बेईमानीपूर्ण व संगोपन छल का अर्थ व्याप्त धोखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ठीक ही आरोप विरचित किया गया है। निगरानी खारिज कर दी गई है। 420 में उसका आरोप पत्र न्यायालय द्वारा गठन किया गया है और उसका ट्रायल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में माननीय हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट भी द्वारा खारिज कर दी गई है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा विशेष इसमें लाभ नहीं मिल पाता है। जो अवर न्यायालय हमारे विचारण के लिए करती हैं, जो भी आरोप संज्ञान में लाया जाता है विवेचक के द्वारा, उसी पे माननीय अवर न्यायालय जो है विचारण करती हैं। माननीय उच्च न्यायालय में उसका विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। ये धारा 489 खा के संबंध में दोष सिद्ध के विरुद्ध एक अपील है। अपील ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हैं। माननीय अमर शरण, माननीय श्याम शंकर तिवारी और ये राजू रियाजुन बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। दांडी का अपील है। और इसमें मित्रों ये है धारा 489 खा 2 सिद्ध के विरुद्ध अपील जाली नोट के संबंध में है। जमानत जाली करेंसी नोट के संबंध में चलाने में लिप्त पाए जाने के लिए 2 सिद्ध किया गया था। अन्वेषण त्रुटिपूर्ति अभियुक्त को मात्र इस आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता कि अन्वेषण त्रुटिपूर्ति है, अन्य विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। जमानत मात्र इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि अपीलकर्तागण परीक्षण के दौरान जमानत पर से जमानत प्रार्थना पर नामंजूर की गई। ऐसी स्थिति में जमानत उसको सज़ा दी गई, सज़ा के प्रावधान के अंतर्गत उसको जमानत नहीं दी गई है। ये जाली नोट करेंसी का मामला है, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसी क्रम में माननीय हाईकोर्ट के और रिलेटेड जजमेंट है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय इम्तियाज़ मुर्तज़ा का है, माननीय काशीनाथ पांडे का है, सुनिया बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। ये मित्रों है धारा 376
302 34 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 3 क्लास 1 12 325 दोषित अपील, दोषित के विरुद्ध अपील के संबंध में है ये मित्रों। हत्या के संबंध में अन्वेषण के दौरान साक्ष्यों का अभिलिखित कथन विधिक मूल्य और साक्षी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। धारित किया गया कि अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए उन साक्ष्यों जिनकी न्यायालय में पेश किया गया है वो कथन का कोई विधिक मूल्य नहीं होता है और किसी साक्ष्य का समर्थन करने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में ये निर्णय दिया गया है माननीय इम्तियाज़ मुर्तज़ा के द्वारा, ये निर्णय दिया गया है और दोषी को मान्य नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में इसी क्रम में और जजमेंट है मित्रों। ये जजमेंट का डिस्क्रिप्शन जो है बहुत बड़ा होता है मित्रों, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जजमेंट का डिस्क्रिप्शन जो है पढ़ के नहीं बताया जाता। वीडियो में मात्र आपको संक्षिप्त विवरण के सहित आपको लेटेस्ट जानकारी दी जाती है ताकि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय में अपने बात को सुविवेकपूर्ण तरीके से रख सकें और अपना जो है निर्णय जो है सही ढंग से न्यायालय के सामने रखते हुए और निर्णय न्यायालय से करा सकें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि न्यायालय को सही बात अवगत कराऊँ। मित्रों एक जजमेंट है 2011 का है, ये माननीय न्यायमूर्ति SC अग्रवाल है, अनुराग श्रीवास्तव स्टेट ऑफ हैदराबाद का है। ये विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के संबंध में है। दंड प्रक्रिया संहिता 1930 धारा 311 के जीरा के संबंध में प्रावधान कर दिया गया है। तो उसमें भी यही किया गया है मित्रों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेख नहीं किया गया। निगरानीकर्ता पहले से जीरा का अवसर प्राप्त हो चुका है और धारित किया गया प्रार्थना पत्र ठीक है, निरस्त किया गया है और निगरानी खारिज कर दी गई है। इसमें मित्रों उसको पर्याप्त मौका दिया गया है। उसके बाद ये निगरानी जो भी दायर किया है उसमें खारिज माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गई है। एक 2011 का जजमेंट है मित्रों, माननीय अमर सारण माननीय सुरेंद्र सिंह परवेज अहमद का है ये। इसमें मित्रों ये अनुच्छेद 226 भारतीय दंड संहिता 457 380 411 अपराध के अन्वेषण के संबंध में है और स्थानीय पुलिस को CIR अथवा स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा अन्वेषण का अंतराल किया गया है। पुलिस अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण मौके पर न होने का विवाद किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अंतर्गत याची के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी से बच रहा है। सामान्य तौर पर अभियुक्त को यह तय करने का अधिकार नहीं, उसके विरुद्ध प्रकरण अन्वेषण किए जाने चाहिए और जहाँ की संदेह करने के स्पष्ट कारण अन्वेषण को निष्पक्ष नहीं, वहाँ पर न्यायालय स्वतः आदेश से अन्वेषण किसी अन्य एजेंसी को अंतरित कर सकता है, परंतु प्रकरण को इस प्रकार के तथ्य नहीं कि रिट याचिका खारिज की जाती है। इसमें भी माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गई है। ये जजमेंट मित्रों जनवरी माह का रहा, आपके समझ प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में मित्रों हम नेक्स्ट आगे जजमेंट हम फरवरी माह के और कई महीनों के जजमेंट हम प्रस्तुत करेंगे, 60 बताते हुए। मित्रों धन्यवाद।